नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। 27 में क्या बोला है बेटा? टू पार्टिकल एंड वी हैविंग ए चार्ज क्यू एंड टू क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल। टेबल स्मूथ है बेटा, तो टेबल पे दो चार्जें रखें। मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्यू एंड टू क्यू। ठीक है, ठीक है। सेपरेशन दे दिया बेटा दोनों के बीच का, कितना दे दिया? डी। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया? डी। यहाँ पे क्या बोला है? तीसरे चार्ज सी को कहाँ पे क्लैम्प करूँ? अब ये ध्यान देना, क्लैम्प लिखा है ना, तो सी को कहाँ पे क्लैम्प करूँ? ऑन द टेबल, ताकि ए और बी जो है वो रिमेन एट रेस्ट रहे। ये दोनों को क्लैम्प नहीं किया है ना, ये दोनों सिंपली रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस्ड एट ए स्मूथ टेबल, वो भी स्मूथ टेबल पे, मतलब जरा सा भी फोर्स लगाओगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। स्मूथ टेबल का मतलब ये फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं आपको यूज करना। तो सी कोई तीसरा चार्ज है उसको कहीं पे क्लैम्प कर दो, ताकि सी को रखने के कारण भी क्या रहे, सी को रखने के कारण क्या रहे, ये इक्विलिब्रियम में रह जाए। अच्छा अभी आप सोचो, अभी अगर सी को नहीं लाए तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों लाइक चार्जेस हो या अनलाइक चार्जेस हो, कैसे भी हो, हालांकि यहाँ पे अभी आप क्या मानोगे? लाइक चार्जेस, है ना, क्योंकि एक का क्यू है और एक का क्या है? टू क्यू। तो दोनों अगर लाइक चार्जेस हैं बेटा यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो रखते ही एक दूसरे से क्या जाने लगेंगे? दूर। बट बोला है इसको आपको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो, है ना, एंड उसको कितने दूर रखा जाए, वेयर इट शुड बी क्लैम्प, है ना, ताकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो तीसरा चार्ज को क्लैम्प कर दिया गया तो वो तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे उस पर नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहे जीरो क्यों ना हो, मतलब जीरो चाहे ना ही क्यों हो, तब भी वो क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पर और भी कोई फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि वो क्लैम्प किया गया। तब आप सोचो कि तीसरा चार्ज को क्लैम्प कैसे करना चाहिए। तो पहले आप सोचो, यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉ करो, है ना, हमको तो इक्विलिब्रियम में करना है। तो पहले किसी एक का इक्विलिब्रियम कंसिडर करो। मान लेता हूँ पहले राइट साइड वाला, ठीक है। अब किसी का भी कंसिडर कर सकता हूँ। ये बेटा इस पे किधर लगा रहा होगा फोर्स? सर ये इस पे लगा रहा होगा, ऑब्वियसली सर राइट साइड फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। सर बदले में ये भी इस पे लगा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, आप इस पे भी दिखा सकते हो, दिखा दो। सर दोनों का एक तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। इवन आप वैल्यू भी बता सकते हो यार, एफ की वैल्यू कितना आएगा बेटा? सिंपल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू वन क्यू टू करोगे बेटा तो एक तो टू आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और नीचे में कितना आ जाएगा? डी स्क्वायर। सर इतना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा दोनों पे, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब सोच, अब किसी एक पे पकड़, सोच किसी एक को अगर इक्विलिब्रियम में लाना है, मान ली इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो यार जितना फोर्स इस पे लग रहा है ना, इसको मान ली इक्विलिब्रियम में लाना है, तो ये जो जितना फोर्स इस पे लेफ्ट साइड लग रहा है उतना ही राइट साइड लगाना होगा। या इसको अगर इक्विलिब्रियम में लाना है बेटा, तो इस पे जितना राइट साइड में फोर्स लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लगना चाहिए। तो सोच कि थर्ड पार्टिकल जो है, थर्ड चार्ज पार्टिकल जो है, उसको अब क्या करना चाहिए? पहले कहाँ पे रखना चाहिए? पहले पोजीशन तुम लोकेट करो। तो तुम पोजीशन ऑलरेडी जानते हो, है ना। यहाँ पे इसके पहले हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेटा, उस पे क्वेश्चन, उस पे बेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, है ना, कि सर तीसरा चार्ज पार्टिकल आप कहाँ रख सकते हो? ये दोनों का लाइन ज्वाइनिंग पे आप रखोगे तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं और दूर पे रखते हो बेटा, तो फिर तो ये फोर्सेस इस तरह से लगाएगा, तो ये तो इसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। कहीं इधर रखोगे तुम, तो ये दोनों के बीच तो फोर्स इधर लगेगा, तो फिर ये तो इसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। सर बैलेंस करने के लिए यहीं पे इसी लाइन पर रहना चाहिए। अब लोकेशन की बात करें तो या तो वो इधर हो सकता है सर, या तो वो इधर हो सकता है सर, या तो वो इधर हो सकता है सर। तो तीन लोकेशन है, ठीक है। अब इसमें से भी आप लोग ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल चुके थे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, है ना, एक को तो फिक्स करना है, ठीक है, मतलब जो चार्ज सी है उसको तो फिक्स रखना है। तो अगर आप मान लो पहले बीच में रखने की कोशिश करते हो, तो अगर आप बीच में रखोगे तो सोचो आपको जो चार्ज कैपिटल क्यू है मान लो, वो कैसा साइन लेना पड़ेगा? सर ये दोनों अट्रैक्टिव होना चाहिए पहली बात तो, है ना, क्योंकि इस पे अगर इधर लग रहा है तो अगर आपने बीच में ये चार्ज रखा है क्यू, तो इस पे लेफ्ट साइड राइट साइड फोर्स तभी लगेगा जब ये कैसा हो? नेगेटिव हो। तो जब ये कैसा हो? नेगेटिव चार्ज हो, तब इस पे बैलेंस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर इस पे बैलेंस कर सकता है क्या? तो इस पे बेटा नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी बैलेंस कर सकता है। तो आंसर है सर ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है।
अगर बेटा और कोई सिचुएशन ले लो, मान लो, ठीक है, ये वाला तो केस अभी आपने देखा कि पॉसिबल हो सकता है। मान लो कोई बोलेगा सर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है क्या, तो देख लो यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो रखोगे क्या, देख यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तुम नहीं रख सकते, क्योंकि पॉजिटिव रखेगा बेटा तो इस पे और भी फोर्स इधर की ओर लेफ्ट साइड में और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी अब रिपेल करने लगेगा, ठीक है। तो नेचर वगैरह तो सब कुछ पता चल गया। हाँ, ये वाला लोकेशन फिट बैठ रहा है नेगेटिव चार्ज अगर रखा जाए तो। चल अब हम यहाँ का चेक कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले चेक करो तुम, ये पहले इसके इक्विलिब्रियम पे चेक करो, इस पे राइट साइड लग रहा है, तो इस पे ऐसा तुमको चार्ज रखना होगा कि ये जो है इस पे किधर लगा है, तो आंसर इज लेफ्ट साइड, तभी तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो अब सोच बेटा लेफ्ट साइड कैसे लगेगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो ये लेफ्ट साइड लगा सकता है। दैट मीन सर इसके हिसाब से ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये लेफ्ट साइड लगा सकता है। अच्छा, इस पे सोच बेटा, इसका इक्विलिब्रियम पे बात करें। सर अगर ये पॉजिटिव है ना, ये दोनों अगर रिपल्सिव होंगे सर, तो ये दोनों भी रिपल्सिव होंगे सर। क्यों, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तभी तो आपने ये लगाया रिपल्सिव फोर्स। तो अगर सर ये दोनों का नेचर सेम है, ये दोनों रिपल्सिव हैं, जैसा कि अभी आप कंडीशन के हिसाब से देखा, तो ये दोनों भी रिपल्सिव होना चाहिए। तो देख कंडीशन मीट करेगा क्या, अगर ये दोनों रिपल्सिव हो जाएंगे ना बेटा, तो ये वाला जो चार्ज है कैपिटल क्यू, इस पे जो है वो फिर से लेफ्ट साइड लगाता, तो नेट फोर्स अब इस पे जो है लेफ्ट साइड फिर से बढ़ गया। इस पे बैलेंस कर सकता था, लेकिन इस पे नेट फोर्स लेफ्ट साइड क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये वाला लोकेशन सुटेबल नहीं है प्लस के लिए, और माइनस तो तू रख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर तूने माइनस रखा तो ये दोनों अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाएंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर हो जाएंगे तो फिर इस पे नेट राइट साइड का फोर्स बढ़ जाएगा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो ये वाला लोकेशन प्रीफर नहीं है। उसी तरह से बेटा ये वाला भी लोकेशन आप चेक करो, प्रिफरेबल नहीं होगा। तो एक ही लोकेशन प्रिफरेबल है कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं मान लो कि ये सेपरेशन कुछ है। अब ये मत बोल देना कि बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में कब लिखते हैं, जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं पे लोकेशन होगा सर। अगर ये मैं सेपरेशन आर मान लूँ, तो अगर सर आप एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रख दो, है ना, तो ये दोनों को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि ये इस पे जितना इधर फोर्स लगाएगा, अगर उतना ही इस पे इधर फोर्स लगा दे, तब मामला क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो वही काम करने वाले हम, है ना। तो अब क्या करना है बेटा, देख अब क्या करना है, इस पे जितना फोर्स लग रहा है वो निकाल ले, और इस पे जितना फोर्स लग रहा है वो निकाल ले, और दोनों को क्या कर ले, इक्वेट करने की कोशिश कर ले, बस सिंपल है। सर ये वाला सेपरेशन कितना होगा सर, तो ये वाला देख बेटा, ये पूरा डी है, तो ये वाला सेपरेशन कितना होगा, डी माइनस आर। सर इक्वल क्यों कर रहे हो, तो सोच इक्वल क्यों कर रहे हैं, किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ही के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये वाला फोर्स जो निकाला और ये वाला फोर्स जो निकाला, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ही के इक्वल होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो कि सर एफ ही इक्वल टू, है ना, एफ ही इक्वल टू दिस एफ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, एफ ही इक्वल टू दिस एफ होना चाहिए। एंड एफ की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखा है सर, 2k² अपॉन डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, ये वाला तो आप निकाल सकते हो, क्या निकालोगे, के कैपिटल क्यू, ठीक है। अब माइनस माइनस साइन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे नेचर ऑलरेडी पता चल गया, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसमें मैं माइनस लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो के कैपिटल क्यू, क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन आर स्क्वायर। और यही किसके इक्वल होगा बेटा, फिर से मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी एफ ही के इक्वल होगा, है ना, मैग्नीट्यूड बाई। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर के, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है, क्यू इंटू 2q अपॉन क्या हो जाएगा, डी माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये आपका पास क्या है, इक्वलिटीज है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कितने हैं, एक तो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है, एक आर की वैल्यू निकालनी है। तो दो अननोन है बेटा, दो इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हो, एक तो ये दोनों को इक्वेट कर लो, एक ये दोनों को इक्वेट कर लो, है ना, दोनों को इक्वेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, दो इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये जो है ना, जो कॉमन है सब में, वो उड़ा दो, तो इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तो क्यू उड़ा दो, है ना, यहाँ पे दो है तो एक हटा दो, और तो कुछ कैंसिल आउट होने से रहा यार। तो ऊपर में कितना आ गया यार, 2q, है ना, अपॉन कितना आ गया बेटा, डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ऊपर में q अपॉन आर स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू उधर कितना आ जाएगा, 2q अपॉन डी माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देख, अब बहुत ही सिंपल है। अब पहले ये दोनों को इक्वेट कर ले, तो ये दोनों से देख क्या आ जाएगा, क्यू बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2q अपॉन डी माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा इधर ले जा, इसको इधर ले या तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी मत कैंसिल आउट कर देना क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, तो अभी तुम कैंसिल आउट करने के लिए इसमें भी क्यू होगा तभी तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन जब तुम ये दोनों को इक्वेट कर रहे हो तब तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये तीसरा नहीं आया है ना। तो वही है, तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, डी माइनस आर, इसको इधर ले गया और इसको एज ए कॉमन स्क्वायर है दोनों पे, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन के टर्म में भी लिख लिया, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, इसको आप बेटा इधर ले जाओ स्क्वायर को, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 आता है ना यहाँ पे, एंड यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डी बाई आर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। तो आर की वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो डी बाई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक बार अगर तुमने प्लस लिया तो रूट 2 प्लस 1, एंड डी बाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार आपने माइनस लिया तो ये 1 माइनस रूट 2। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी बाई रूट 2 प्लस 1, एंड क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी बाई 1 माइनस रूट 2। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रीफर करोगे आप, देख लो ये जो है ना ये नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे इस तरह के सिचुएशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। सर ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू बेटा 1 से ज़्यादा होती है, 1.41 के करीब होती है ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगी जब तुम माइनस करोगे तो। ठीक है, अब तो देख कौन सा वैल्यू, क्या दोनों लोगे या कोई एक डिस्कार्ड करोगे। तो देख आर कहाँ से लिया था बेटा तुम, आर यहाँ से लिया था ना, आर नेगेटिव का मतलब सोच तू क्या होगा, आर नेगेटिव का मतलब ये इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा, या अगर तुम आर नेगेटिव भी लेते हो तो ये डी प्लस आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे भी डिस्कार्ड कर सकता है। आर अगर तूने मान ली नेगेटिव लिया तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डी माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, तो डी प्लस आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी प्लस आर ये वाला पॉइंट को थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये पूरा डी है यार, तो डी प्लस आर कहीं ना कहीं बाहर वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो इधर वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा या तो इधर वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड करेंगे है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग शुरू में ही पता कर लिए कि ये लोकेशन तो होने से रहा, ये लोकेशन तो होने से रहा, बट मैथ तो गलती करेगा यार, मैथ को ये थोड़ी पता है कि ये क्यों नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा, है ना, मैथ तो बस सिंपल सी वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये तो आपको मैनुअली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो आप सिंपली आर की वैल्यू कौन सा लोगे बेटा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि अगर आप आर की वैल्यू पॉजिटिव वाले लेते हो तभी डी माइनस आर इस लोकेशन को जस्टिफाई कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो चल एक तो आ गया आपके पास, आर की वैल्यू आ गया, या आप लोग यहाँ पे रेशनलाइज वगैरह भी कर सकते हो बेटा, है ना, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप रेशनलाइज करके लिख लो, क्योंकि बहुत बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो क्या है कि ये जो रूट वाला जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता है ना, तो रेशनलाइज कर दिया सर, तो ऊपर आ गया रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर करेगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर देगा तो नीचे 1 आ जाएगा, तो सिंपल सा बस यही वाला पार्ट बच जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही मैंने किया यहाँ पे, है ना, ए स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा सिंपल। तो ये तो आ गया आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आ गया, तो आर की वैल्यू आप रख लो, तो क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आर की वैल्यू किस में रख ले, अब ये दोनों से चल जाए, है ना, क्योंकि एक बार ये दोनों की वैल्यू लिया तुमने, तो आर की वैल्यू आ गई, इसमें तुम नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि इसमें रखोगे तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू को कैंसिल आउट होने से ही बचाना है ना। तो आपके पास चॉइस यही है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू की वैल्यू, इसको इधर भेज दे, तो दैट इज इक्वल टू 2q r² अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 2q r² अभी अभी आपने निकाला है रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, है ना, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बेटा डी स्क्वायर। चेक कर लेते एक बार में कि यही वैल्यू तो आई थी ना, रूट 2 हाँ रूट 2 माइनस 1 इंटू डी, सही है, सही लिखा मैंने, हाँ? तो देख बेटा डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये उड़ा दे, और यहाँ पे इसको स्क्वायर का टर्म में लिख ले, तो 2 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू क्यू, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, है ना, मैं इतना ही छोड़ देता हूँ,
है ना। अगर आंसर चेक कर लूँगा, वहाँ पे अगर ब्रेक करके दिखाया तो ब्रेक कर लेना आप लोग, है ना। तो यही है। तो आपसे एक तो वही पूछा था कि क्लैम्प कितने दूर पे किया जाए एंड चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए। तो ये तो क्लैम्प किया, तो ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब अगर आपने इतना मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर आपने रखा, और बशर्ते कि यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी बेटा, नेगेटिव, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, मान लो पॉजिटिव, ये दोनों अपोजिट साइन होना चाहिए, बस ये सिंपल है। सिंपल सा ध्यान में रखो क्या, कि ये दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है। तो क्यू अगर पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू नेगेटिव होना चाहिए, क्यू अगर नेगेटिव है तो कैपिटल क्यू पॉजिटिव होना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया था मैग्नीट्यूड का, और आप लोगों को बताया था कि लास्ट में हम लोग साइन वगैरह रख सकते हैं। तो 27 का आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, कितना आ रहा है। एक तो √2 - 1 × d दे रहा है बेटा, और अच्छी बात ये है कि जहाँ से निकाला तो वहीं से दे रहा है, चलो। और एक जो है, अच्छा इसको शायद ब्रेक किया है, तो और माइनस साइन तो लगाया ही है ना, उसको शायद ब्रेक किया है बेटा, तो आप लोग ब्रेक कर सकते हो, है ना। चलो मैं ब्रेक कर ही देता हूँ यहाँ पे। पहले तो यार स्क्वायर में ब्रेक करो और 2q से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2q इंटू स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो a² प्लस b² -2ab, तो 2ab करोगे तो 2√2, ठीक है। और दो अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो यार, तो q हो गया, ये हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4√2, और ये पॉजिटिव है तो तुम आगे माइनस साइन लगा दो, तो q इक्वल टू इतना, तो ये आ जाएगा 6 - 4√2, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन, गलतियाँ करने से बचना है बेटा। एक तो यहाँ पे ऐसे नहीं कट करना है ना, जब भी कट करो तो तीनों में जो कॉमन है वो कट करोगे आप। हाँ, लेकिन अगर आपने ये दोनों को लिखा है इक्वेट करके, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आप कट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के साथ।